नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस का ऑल यूनिट से मॉक टेस्ट नंबर 6 है, जो कि आपका एक मिनी मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप लोग को तो पता ही होगा कि एग्जामिनेशन जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले झार शिक्षा के द्वारा आप लोग को परीक्षा में तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जिसमें से 5 बुकलेट और उसका अलग से 5 डिस्क्रिप्शन का बुकलेट दिया जाएगा। और अगर लगता है कि अभी भी इन 4 से 5 दिनों में अगर आप लोग को प्रिपरेशन कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो अगर पढ़ना चाहते हैं कि मार्क्स गेन हो जाए और भी, तो ये बुकलेट जो है इसको लेके आप अपनी मार्क्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर ये बुकलेट लेते हैं तो ये आप लोग के साथ ये कंप्यूटर का जो बुकलेट है जिसमें से 50 सेट्स दिए गए हैं, वो आप लोग को भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यह नारा किस विचारधारा से जुड़ा है? तो व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यह जो विचारधारा है यह नारीवाद से जुड़ा है। किससे? तो यह नारीवाद से जुड़ा है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह नारा 1960 के दशक में कट्टरपंथी नारीवाद दैट मीन्स रेडिकल फेमिनिज्म का केंद्रीय विषय बना। इसका अर्थ है कि महिलाओं के निजी जीवन दैट मीन्स परिवार, विवाह, घरेलू हिंसा की समस्याएं व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वे व्यापक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति संरचनाओं यानी कि पितृसत्ता का परिणाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सकारात्मक उदारवाद पॉजिटिव लिबरलिज्म का जनक माना जाता है? तो सकारात्मक उदारवाद का जनक जो है ये किसे माना जाता है? तो TH ग्रीन को माना जाता है। किसे? तो TH ग्रीन को माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। थॉमस हिल ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद के अहस्तक्षेप यानी लेसेज फेयर सिद्धांत को संशोधित किया और तर्क दिया कि राज्य को केवल पुलिस का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। दैट मीन्स कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय का हकदारी सिद्धांत इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने प्रतिपादित किया? तो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा किया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि संपत्ति का अर्जन और हस्तांतरण वैध तरीके से हुआ है तो राज्य को उसे पुनर्वितरित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी ने बुद्धिजीवियों को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने बुद्धिजीवियों को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया? तो किन 2 श्रेणियों में? तो पारंपरिक और जैविक में। किसमें? तो पारंपरिक और जैविक में विभाजित किया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ग्राम्सी के अनुसार पारंपरिक बुद्धिजीवी जैसे पादरी, शिक्षक खुद को समाज से स्वतंत्र मानते हैं, जबकि जैविक बुद्धिजीवी दैट मीन्स ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स किसी विशेष वर्ग जैसे मजदूर वर्ग से उभरते हैं और उस वर्ग की चेतना और हितों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरिज्म के संदर्भ में विभेदक नागरिकता यानी डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का विचार किसने दिया? तो मल्टीकल्चरिज्म के संदर्भ में डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया? यह विल किमलिका के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो विल किमलिका के द्वारा दिया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। विल किमलिका ने तर्क दिया कि एक न्यायपूर्ण समाज में अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकारों दैट मीन्स समूह विशिष्ट अधिकार की आवश्यकता होती है, न कि केवल
सामान्य नागरिक अधिकारों की। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो किस विधानसभा मतलब किस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये की गई? ये की गई 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1899 में की गई। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। राजीव गांधी सरकार के दौरान 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ताकि युवाओं को लोकतंत्र में भागीदार बनाया जा सके। किसमें? तो लोकतंत्र में भागीदार बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो किससे है? ये चुनाव सुधार से है। किससे है? तो ये चुनाव सुधार से है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधारों यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जिनमें ईवीएम का उपयोग, दल बदल कानून को सख्त बनाना और बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ कड़े प्रावधान शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है किसमें निहित है? यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। किसमें? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर केस में स्पष्ट किया कि यह अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा NCST को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यह 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A के तहत इसको अलग अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास निहित है? तो भारत में रेसिड्यूरी पावर्स जो है यह केंद्र सरकार यानी संसद के पास निहित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 248 के अनुसार वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जैसे कि साइबर लॉ, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल और केवल संसद को है, जो कि केंद्र के पास है। और यही जो अवशिष्ट शक्तियां जो है ये अमेरिका में राज्यों के पास है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मेरी पार्कर फॉलेट ने संघर्ष समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कौन सा तरीका सर्वोत्तम माना? तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कौन सा तरीका जो है मेरी पार्कर फॉलेट ने सर्वोत्तम माना? तो एकीकरण, दैट मीन्स इंटीग्रेशन को उन्होंने सर्वोत्तम माना। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। फॉलेट के अनुसार संघर्ष समाधान के 3 तरीके हैं। पहला तो प्रभुत्व, दूसरा समझौता और तीसरा है एकीकरण। एकीकरण सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें दोनों पक्ष अपनी इच्छाओं को नया रूप देते हैं ताकि दोनों की मूल आवश्यकताएं पूरी हो सके और कोई हारे नहीं। अगला प्रश्न है, लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी निर्माण का तार्किक व्यापक मॉडल रेशनल कम्प्रिहेंसिव मॉडल किसने दिया? तो रेशनल कम्प्रिहेंसिव मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया? यह हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हर्बर्ट साइमन ने तार्किकता पर जोर दिया, हालांकि उन्होंने बाद में माना कि
पूर्ण तार्किकता संभव नहीं है। दैट मीन्स उन्होंने सीमित तार्किकता की फिर बात की, कब? बाद में। लेकिन तार्किक मॉडल यह मानता है कि नीति निर्माता के पास सभी विकल्प और जानकारी उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है नौकरशाही, दैट मीन्स ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1745 ईस्वी में किसने किया था? तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1745 ईस्वी में यानी कि 1745 में किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था विंसेंट डी गुर्ने के द्वारा। किसके द्वारा? तो विंसेंट डी गुर्ने के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गुर्ने ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द गढ़ा। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा था, हमारा एक और रोग है ब्यूरोमेनिया, और इसका शाब्दिक अर्थ है मेज या डेस्क का शासन। अगला प्रश्न है न्यू पब्लिक सर्विस यानी एनपीएस सिद्धांत 2000 मुख्य रूप से क्या कहता है? तो एनपीएस सिद्धांत जो है 2000 मुख्य रूप से क्या कहता है? तो यह कहता है कि लोक सेवकों को नागरिकों की सेवा करनी चाहिए, न कि उन्हें ग्राहक मानकर केवल प्रबंधन करना चाहिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डेनहार्ट ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की आलोचना करते हुए एनपीएस दिया। उनका मंत्र था सर्व रेदर देन स्टीयर। क्या? तो सर्व रेदर देन स्टीयर, सेवा करें न कि दिशा दिखाएं। अगला प्रश्न है भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की सहायता कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से करती है? तो बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की सहायता जो है वो कौन करती है? तो ये उपरोक्त तो सभी के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है, नीति आयोग के भी द्वारा किया जाता है और कैग के द्वारा भी किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हालांकि बजट बनाने की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो वित्त मंत्रालय यानी आर्थिक मामलों के विभाग की होती है, लेकिन वह नीति आयोग यानी योजनाओं के लिए, आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए और सीएजी लेखांकन आंकड़ों के लिए के साथ जो है वो परामर्श करता है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट पॉलिटिक्स यानी कि झारखंड स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी जो है वो कौन है? तो वह दामोदर है। कौन सी है? तो वह दामोदर है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन डीवीसी बनने के बाद यह वरदान बन गई। क्या बोलेंगे? डीवीसी जब उसका निर्माण किया गया तो यह वरदान बन गई और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डीवीसी बनने के बाद जितना भी बंगाल के लिए शोक साबित होता वो उसकी क्या बन गया? तो वरदान हो, क्योंकि जगह जगह पर इस पे डैम बनाए गए और कुल दामोदर नदी पे कुल कितने डैम बने हैं? तो कुल 8 डैम बने हुए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जैक का जो गठन है वह 1995 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य गठन से पहले 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक का औपचारिक गठन हुआ था। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जनजाति में धूमकुड़िया नामक युवा गृह पाया जाता है? तो धूमकुड़िया युवा गृह जो पाया जाता है यह उरांव जनजाति में पाया जाता है। किसमें? यह उरांव जनजाति में पाया जाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। उरांव जनजाति में सामाजिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में धूमकुड़िया की परंपरा है। लड़कों के लिए जोंख एड़पा और लड़कियों के लिए पेल एड़पा होता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में अनुमंडल यानी सब डिविजन की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो सब डिवीजन की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो वह 45 है। कितनी? तो 45 है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 45 अनुमंडल दैट मीन सब डिविजन्स हैं और 264 प्रखंड यानी कि ब्लॉक्स हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना जो है वो चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट विद्यालय की स्थापना
चार्ल्स नेपियर तत्कालीन शिक्षा सचिव बिहार सरकार के थे, के द्वारा गुरुकुल तर्ज पर की गई थी। किसके तर्ज पर? यह गुरुकुल तर्ज पर की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है ये 2011 में की गई थी। कब? तो 2011 में की गई थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 15 नवंबर 2011 को अर्जुन मुंडा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य बालिका जन्म को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना था। क्या करना था? तो बालिका जन्म को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, ताना भगत महात्मा गांधी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्हें गांधी जी क्या कहकर पुकारते थे? तो गांधी जी जो है वो ताना भगत लोग को क्या कहकर पुकारते थे? तो मेरे सबसे प्रेसिस। क्या कहकर? तो मेरे सबसे प्रेसिस। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ताना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अहिंसक रूप से भाग लिया, चरखा अपनाया, शराब छोड़ी। गांधी जी उन्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कि माई डियरेस्ट डिसाइपल्स मानते थे। क्या मानते थे? तो मेरे सबसे प्रिय शिष्य यानी कि माई डियरेस्ट डिसाइपल मानते थे। अगला प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? तो मुर्गा था। और ये 1952 के चुनाव में बिहार विधानसभा में ये मुख्य विपक्षी टीम के मतलब मुख्य विपक्षी दल के रूप में चुनाव जीता था। अगला तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो मुर्गा यानी कि रोस्टर या कोक है। और वर्तमान में जेएमएम का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? वो तीर धनुष है। क्या है? तो तीर धनुष है। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। पहला है, सुरक्षा सुविधा यानी सिक्योरिटी डायलेमा की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो सिक्योरिटी डायलेमा का अर्थ क्या है? कि एक देश द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास से दूसरे देश असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे हथियारों की होड़ शुरू होती है। क्या आंसर हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जॉन हर्टज ने यह अवधारणा दी। किसके द्वारा? तो जॉन हर्टज के द्वारा यह अवधारणा दी गई। जब एक राज्य भले ही रक्षात्मक उद्देश्य यानी कि अपना रक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ाता है, तो पड़ोसी देश इसे खतरे के रूप में देखते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे तनाव और असुरक्षा का चक्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिद्धांत किस संदर्भ में प्रयोग होता है? तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सिद्धांत जो है वह चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में बंदरगाहों और सैन्य अड्डों का निर्माण के संबंध में प्रयोग होता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। यह एक भू राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार चीन भारत को घेरने के लिए म्यांमार, श्रीलंका का हम्बनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादार और जिबूती आदि में रणनीतिक ठिकाने बना रहा है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है यह ढाका बांग्लादेश में उपस्थित है। कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का सचिवालय जो है ढाका बांग्लादेश में है और इसमें कुल 7 देश हैं। कितने? तो कुल 7 देश हैं। अगला प्रश्न है, सभ्यताओं के संवाद यानी डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन का विचार किसने रखा हंटिंगटन के विरोध में? तो डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन का विचार जो है यह मोहम्मद खातमी के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद खातमी के द्वारा रखा गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने हंटिंगटन के सभ्यताओं के संघर्ष के जवाब में सभ्यताओं के संवाद का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2001 को सभ्यताओं के संवाद का वर्ष घोषित करके अपनाया। अगला प्रश्न है, सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाई गई? कि 1996 में अपनाई गई। कब? तो 1996 में अपनाई गई। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
सीटीबीटी को 1996 में अपनाया गया। यह सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों दैट मीन्स सैन्य और नागरिक पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें मिशेल फूको के अनुसार शक्ति दैट मीन्स पावर क्या है। तो मिशेल फूको के अनुसार जो शक्ति है वो क्या है, तो शक्ति सर्वव्यापी है और यह ज्ञान से जुड़ी है। क्या है, शक्ति सर्वव्यापी है और यह ज्ञान से जुड़ी है। क्या है, तो ज्ञान से जुड़ी है। चलो व्याख्या देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक फूको का मानना था कि शक्ति केवल ऊपर से नीचे नहीं आती बल्कि यह समाज के हर रेशे में यानी कि कैपिलरी में मौजूद है। उन्होंने शक्ति और ज्ञान के अटूट संबंध पर जोर दिया। जो ज्ञान को नियंत्रित करता है वह शक्ति रखता है। अगला प्रश्न है लघु परंपरा और बृहद परंपरा यानी कि लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया। तो इस परंपरा का जो अवधारणा है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर के द्वारा किया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिकन गांवों के अध्ययन में ये अवधारणाएं दी जिन्हें मिल्टन सिंगर और मैकिन मैरियट ने भारतीय संदर्भ में लागू किया। लघु परंपरा दैट मीन्स स्थानीय या ग्रामीण संस्कृति है और बृहद परंपरा अभिजात या शास्त्रीय संस्कृति है। अगला प्रश्न है दबाव समूहों को किसने अदृश्य समाज यानी कि इनविजिबल अंपायर कहा। तो दबाव समूहों को किसने इनविजिबल अंपायर कहा, तो इनविजिबल अंपायर जो है यह फाइनर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, तो फाइनर के द्वारा कहा गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। S.E. फाइनर ने दबाव समूहों को अदृश्य साम्राज्य कहा क्योंकि वे पर्दे के पीछे रहकर सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं और उनकी शक्ति अक्सर जनता को दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों का अधिकार राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटी जो है वो भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में अपनाए गए घोषणा पत्र के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब, तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा जो है यह डेविड स्टर्न की है। किसकी है, यह डेविड स्टर्न की है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डेविड स्टर्न ने अपने व्यवस्था सिद्धांत दैट मीन्स सिस्टम थ्योरी में राजनीति को इस प्रकार परिभाषित किया। यहाँ मूल्य का अर्थ जो है वो संसाधन, पुरस्कार या दंड है और आधिकारिक का अर्थ है कि सरकार के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं, तो सरकार के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव लॉजिक का प्रभाव क्या है। तो इंडक्टिव लॉजिक का प्रभाव जो है वह विशिष्ट से सामान्य है। क्या है, तो विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। आगमन यानी कि इंडक्शन में हम विशिष्ट अवलोकनों का उदाहरण से शुरू करते हैं और उन्हें एक सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत बनाते हैं। जैसे कि राम मर गया, मोहन मर गया, यानी कि हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सभी मनुष्य हैं वो नश्वर हैं। अगला प्रश्न है यदि शोध में विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी है तो इसका क्या अर्थ है। यानी कि रिलायबिलिटी है तो इसका अर्थ है यदि शोध को दोहराया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होंगे। क्या होंगे, यदि शोध को दोहराया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होंगे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ है स्थिरता दैट मीन्स कंसिस्टेंसी। यदि आप एक ही तराजू पर बार बार वजन मापें और हर बार समान वजन दिखाई तो वह विश्वसनीय है। वैधता यानी वैलिडिटी का अर्थ है कि वह सही माप रहा है।
अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च का चक्र क्या है? तो एक्शन रिसर्च का चक्र क्या है? तो योजना, क्रियान्वयन, अवलोकन एंड चिंतन। क्या है? तो योजना, क्रियान्वयन, अवलोकन और चिंतन है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कर्ट लेविन द्वारा विकसित एक्शन रिसर्च जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कर्ट लेविन के द्वारा। मानक चक्र है PAOR, दैट मीन्स प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। क्या है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। यह निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया। क्या है? तो निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है फोकस समूह चर्चा, फोकस ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार के डेटा संग्रह की विधि है? तो फोकस समूह चर्चा जो है ये किस प्रकार के डेटा संग्रह की विधि है? यह है गुणात्मक। कैसा है? यह गुणात्मक है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। FGD एक गुणात्मक विधि है जिसमें 6 से 10 लोगों का एक समूह किसी मॉडरेटर के नेतृत्व में किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा करता है ताकि उनकी राय और दृष्टिकोण को गहराई से समझा जा सके। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड मिसलेनियस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसको? तो भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों का सबसे विस्तृत और न्यायोचित चार्टर है। क्या है? तो नागरिकों के अधिकारों का सबसे विस्तृत और न्यायोचित चार्टर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष पारित किया? तो किस वर्ष पारित किया? ये 2014 में पारित किया। कब? तो 2014 में पारित किया। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। PM मोदी के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में रिकॉर्ड समर्थन के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का संकल्प पारित किया और पहला योग दिवस जो है 2015 में मनाया गया। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध पार्श्वनाथ पहाड़ी दैट मीन समेत शिखर स्थित है? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है ये किस जिले में है? ये गिरिडीह जिले में। किसमें है? ये गिरिडीह जिले में है। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जिसका ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है। यह जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है राजनीतिक अर्थव्यवस्था दैट मीन्स पॉलिटिकल इकोनॉमी दृष्टिकोण राजनीति को किस नजरिए से देखता है? तो राजनीति को राजनीति और अर्थशास्त्र के अंतर संबंध के रूप में देखता है। किस रूप में? तो राजनीति और अर्थशास्त्र के अंतर संबंध के रूप में देखता है। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसको। राजनीतिक अर्थव्यवस्था यह अध्ययन करती है कि राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो राजनीतिक वातावरण और आर्थिक प्रणाली यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत में वीवीपैट का जो पूर्ण रूप है वह है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वीवीपैट एक मशीन है जो ईवीएम से जुड़ी होती है। यह मतदाता को सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने चुना है। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर का चुनाव करना। क्या होता है? तो नए सदस्यों का शपथ दिलाना और नए स्पीकर का चुनाव करना। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उनका काम केवल नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना और नियमित स्पीकर के चुनाव तक सदन चलाना है। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भारत और पाकिस्तान किस वर्ष
पूर्ण सदस्य बने। तो एससीओ में भारत और पाकिस्तान जो है ये 2017 में पूर्ण सदस्य बने। कब? तो 2017 में। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अस्ताना शिखर सम्मेलन 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को औपचारिक रूप से एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान यह प्रसिद्ध नारा दिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें भारत सहित 14 भागीदार देश शामिल है। याद रखना है कि यह मुक्त व्यापार समझौते FTA का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर मैथन डैम बना है? तो मैथन डैम जो है यह बराकर नदी पर बना है। किस पर? तो बराकर नदी पर बना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैथन डैम धनबाद के पास बराकर नदी यानी दामोदर की सहायक नदी पर स्थित है और यह अपनी भूमिगत पनबिजली परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स का क्या मानता है? तो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है वह क्या मानता है? तो यह मानता है कि अधिकार जो है वो राज्य की देन है। क्या है? तो अधिकार जो है वह राज्य की देन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेंथम और ऑस्टिन जैसे विचारकों का मानना है कि पैतृक अधिकार कुछ नहीं होते, केवल अधिकार मतलब अधिकार केवल वे हैं जो कानून द्वारा मान्य और सुरक्षित हैं। कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा यानी एजुकेशन जो है वो किस सूची का विषय है? तो एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? तो समवर्ती सूची का विषय है। मूल रूप से शिक्षा जो है वो राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान लोहे का पर्दा यानी आयरन कर्टेन शब्द का प्रयोग यूरोप के विभाजन के लिए किसने किया था? तो आयरन कर्टेन का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व सीएम विंस्टन चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को फुलटन मिसौरी में अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्राइस्ट तक महाद्वीप पर एक लोहे का पर्दा यानी कि आयरन कर्टेन गिर गया है। कहां से कहां तक? तो बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्राइस्ट तक महाद्वीप पर एक लोहे का पर्दा गिर गया है, जो सोवियत प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को विभाजन को दर्शाता है। दोस्तों, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए झार शिक्षा के द्वारा ये 5 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जो कि आप लोग के लिए लगाना बहुत ही मस्ट है। इसको अगर आप लोग लगा के जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, जिससे लगेगा कि आप लोग का एक सीट पक्का हो सकता है। और अगर लगता है कि अभी भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो आप लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस 1 लाइनर बुकलेट को पढ़ें, जिसमें से 10,500 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो भी 1 लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन देन आंसर दिया गया है। तो उसको पढ़ें ताकि आपका कुछ नहीं तो कुछ पढ़ा हुआ मिल जाएगा, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन जो है वो हिट करने में आपको मदद मिलेगी। अगर इसको भी आप लोग लेते हैं तो कंप्यूटर का ये जो बुकलेट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं होगा। अगर लेना हो तो आप हमें 82 71 11 36 45 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे बात करके इसे ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है मतलब
लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आपका ये PDF जो है वहां पर ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा।